नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में आप सभी का। आज हम लोग बात करेंगे मानसून के बारे में। आप लोगों से बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है, तो मानसून किस तरह से भारत में प्रवेश करता है, कैसे कैसे बारिश करता है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें मानसून की, तो मानसून का अर्थ क्या होता है। मानसून एक अरबी शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है, दिशा बदलने वाली हवाएं। मानसून आप लोगों ने देखा होगा, सभी लोगों ने देखा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। यही जो बादल आते हैं मानसून के रूप में, वही मानसून है। तो मानसून किस तरह से भारत में प्रवेश करते हैं और कैसे बारिश कराएंगे पूरे भारत में शुरू से लेकर अंत तक, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो बादल को बारिश कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, बादल कहीं ना कहीं टकराएगा तभी तो बारिश होगी, नहीं तो ऐसे जाएगा तो वो सीधा चला जाएगा, बारिश तो होगी नहीं। अब बादल किस तरह से टकरा सकते हैं, या तो वो आपस में टकरा जाएं या फिर किसी पर्वत से टकराएं तो अच्छी खासी बारिश होगी। आपस में टकराएंगे तो थोड़ा बहुत ऐसे जैसे हल्की फुल्की बारिश हो जाती है, उस तरह से बारिश होगी। लेकिन अगर किसी पर्वत से टकरा गए तो झमाझम बारिश होगी, मूसलाधार बारिश होगी। तो इसके लिए पर्वतों को थोड़ा समझना पड़ेगा, किस तरह से पर्वत से टकरा सकते हैं। पर्वत कैसे होते हैं, पर्वत में दो प्रकार के ढाल होंगे, इस तरह से पर्वत होगा। इस तरह से क्या होगा, मानसून इधर आएगा, बादल आएंगे और क्या करेंगे, इस पर्वत से टकराएंगे, पर्वत से टकराकर इधर झमाझम अच्छी खासी बारिश करेंगे और पूरा मूसलाधार बारिश करेंगे। अच्छा, होता क्या है, जब इधर बारिश होगी तो क्या इधर बारिश होने देंगे, ये जो ढाल है इधर टकरा जाएगी, तो इधर क्या होता है, बारिश नहीं होता है। इस तरफ बढ़िया बारिश होगा, इस तरफ थोड़ा 10% 5% इस तरह से बारिश होता है। इसलिए क्या होगा, इसको क्या कहेंगे, इधर से हवाएं आ रही हैं तो ये क्या है, पवनाभिमुखी ढाल, पवनाभिमुखी ढाल। और ये क्या हो जाएगा, ये पवनाविमुखी ढाल। दो प्रकार के ढाल हो गए। एक तरफ तो इधर बारिश होगी बढ़िया, और ये क्या होगा, ये बारिश नहीं होगा। ये किस क्षेत्र में आ जाएगा, ये वृष्टि छाया क्षेत्र में, यानी यहां पे बारिश नहीं होगा। और ये वाला पूरा भाग क्या होगा, छाया क्षेत्र में। इसलिए क्या होता है, पर्वतों के एक तरफ बारिश तो मूसलाधार होगी लेकिन दूसरी तरफ उधर सूखा पड़ा रहेगा। तो इस तरह से पर्वतों से टकराकर बारिश होगी। अब दूसरी बात करें अगर, तो आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया कि जैसे पर्वत है, पर्वतों में दो ढाल है। एक तरफ से जो बादल है वो टकराएगा और उधर बारिश करेगा, और दूसरी तरफ क्या होगा, पूरा सूखा पड़ा रहेगा, क्योंकि बारिश इस तरफ टकरा के इधर बारिश कर दिया, दूसरी तरफ बिल्कुल सूखा है। बारिश नहीं होगा, इसका तात्पर्य यह नहीं कि बिल्कुल नहीं होगा, होगा, कम होगा, 10% 5%। जैसे अगर इधर 80 से 90% बारिश हो रही तो उधर से थोड़ा बहुत बादल एकाक चले जाते हैं जो बारिश कर देते हैं। तो यानी एक तरफ जबरदस्त बारिश तो दूसरी तरफ बीहड़ सूखा, बहुत ज्यादा सूखा हो जाता है। तो एक कॉन्सेप्ट ये समझ गए। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। एक व्यक्ति थे फेरल, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नियम दिया कि जैसे ये धरती है, पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी क्या करेगी, पृथ्वी को हम किस तरह से बांट सकते हैं। पृथ्वी के बीच में क्या है, एक तो है यहां पे विषुवत रेखा, और इधर क्या है, कर्क रेखा, और इधर मकर रेखा। तो फेरल ने क्या कहा, जैसे देखिए ये क्या है, पृथ्वी का एक गोलार्ध है, ये दूसरा गोलार्ध है। फेरल ने क्या कहा कि पृथ्वी के जो उत्तरी गोलार्ध हैं, उत्तरी गोलार्ध में बहने वाली जो भी हवाएं हैं वो अपनी दिशा से क्या होंगी, दाहिनी तरफ मुड़ती जाएंगी। यानी इस तरह से अगर ये विषुवत रेखा से हवाएं चलेंगी तो क्या होंगी, इस तरह से दाहिनी तरफ अपने मुड़ती जाएंगी। और जो दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं चलेंगी वो अपनी दिशा से बाईं ओर घूमती रहती, यानी हवा ऐसे सीधा नहीं जाएगा बल्कि क्या होगा, हल्का सा बाएं तरफ मुड़ते जाएगा। और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, दाएं तरफ हल्का हल्का मुड़ता रहेगा, सीधा नहीं जाएगा हवा। तो इसके लिए क्या करना है आपको, कर्क रेखा यहां पे है, तो यहां पे हमारा क्या है, भारत है, कर्क रेखा पर ही। तो एक तरह से आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि हवाएं क्या होंगी, सीधी नहीं जाएंगी बल्कि क्या करेंगी, वो जो उत्तरी गोलार्ध में है, ये धरती का उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली हवाएं अपनी दिशा से क्या होंगी, बाएं दाहिने तरफ मुड़ जाएंगी, और दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली हवाएं अपनी दिशा से बाएं तरफ मुड़ जाएंगी। तो इसको आपको समझना पड़ेगा।
दोस्तों दो कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लिए, एक तो पर्वत के ढालों को देख लिया, पवनाभिमुखी और पवनाभिमुखी ढाल, किस तरह से इस तरफ बारिश अच्छा खासा होगा, उस तरफ दूसरी तरफ क्या होगा, सूखा पड़ा रहेगा। दूसरा हमने फेरल का नियम को समझ लिया। फेरल ने क्या कहा था, जो भी उत्तरी गोलार्ध में हवाएं बहेंगी वो अपनी दिशा से दाहिनी ओर मुड़ जाएंगी, और जो दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बहेंगी वो अपनी दिशा से बाईं ओर मुड़ जाएंगे। एक कॉन्सेप्ट और समझना है जो मानसून को समझने में आपके सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये धरती है, आपको पता है पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में है मकर रेखा, और उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा। कर्क रेखा पर कौन है, भारत है, आपको पता है इधर भारत की अवस्थिति है। तो आप बता दीजिए भारत यानी कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें कब पड़ेंगी, जून में, और विषुवत रेखा पे कब पड़ेंगी, वो पड़ेंगी सितंबर के महीने में, और कब पड़ेंगी, मार्च के महीने में। मार्च और सितंबर में विषुवत रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ेंगी, और मकर रेखा पर पड़ती हैं दिसंबर में। अब एक बात बताइए, जहां पे सूर्य की लंबवत किरणें पड़ेंगी वहां पे क्या होगा, गर्मी होगा अच्छा खासा, पूरा एकदम बिल्कुल ये क्षेत्र क्या हो जाएगा, जब जून में इस क्षेत्र पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ेंगी तो यहाँ पे अच्छी खासी गर्मी, भीषण गर्मी पड़ती है। और आपको पता है जब किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसके कण क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं। तो जब यहाँ पे गर्मी होती है दोस्तों, तो यहाँ पे जो हवाएं हैं, स्थानीय हवाएं हैं, वो क्या करेंगी, वो गर्मी में उनके कण एक दूसरे से दूर होते हैं, इसलिए वो धरती को छोड़कर ऊपर उठने लगती हैं, यानी इस जगह को खाली कर देंगी। और थोड़ा बहुत हवा रहता है, जैसे सांस वगैरह जीने के लिए इंसान को उतनी हवाएं रहेंगी, लेकिन बहुत सारी हवाएं क्या करेंगी, वो ऊपर चली जाएंगी। अब बताइए जब यहाँ पे हवाओं की कमी हो गई तो इस कमी को कोई पूरा करेगा, तो और जो हवाएं ठंडी हवाएं होती हैं वो इन हवाओं की कमी को पूरा करती हैं। इसलिए क्या देखेंगे आप, गर्मी के महीनों में ज़्यादातर दिन भर में बहुत गर्मी होगी, क्योंकि सारी हवाएं क्या है, ऊपर उठ चुकी हैं, और नीचे बिल्कुल शांत और गर्म माहौल हो जाता है। और जैसे ही शाम में थोड़ी सी ठंडी स्थिति बनती है, ठंडा वहाँ पे मौसम होता है, तो उसके बाद क्या होता है, जो हवाएं होती हैं उन जगहों को पूरा करती हैं। और इसलिए आप देखेंगे गर्मियों में बहुत आंधियाँ आती हैं। आंधियाँ क्या आएंगी, गर्मियों में बहुत ज़्यादा आएंगी। क्यों आती हैं, इन्हीं हवाओं की कमी को पूरा करने के लिए। तो ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा पर जो भी देश हैं वो पूरे सारे देशों में हवाओं की कमी होगी। तो इन हवाओं की कमी को पूरा करने के लिए दक्षिणी गोलार्ध से जो हवाएं चलती हैं वो दक्षिणी गोलार्ध से क्या होंगी, उत्तरी गोलार्ध में आएंगी, इन क्षेत्रों में हवाओं की कमी को पूरा करने के लिए। और आपको पता है अगर ये भारत है तो भारत के इस तरफ अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर, वो भी क्षेत्र तो गर्म हो जाएगा, और गर्म होकर पानी क्या होगा, भाप बनकर ऊपर उठ जाएगा, और बादल के रूप में निर्माण वहां पे हुआ रहेगा। तो यहाँ पे बादल बने रहेंगे, बहुत सारे बादल गर्म होकर यहाँ पे बादल बनेंगे। और ये हवाएं क्या हैं, जब उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेंगी तो इन बादलों को अपने साथ सीधा वो स्थलीय क्षेत्रों में, यानी भारत या जो भी देश हैं उन देशों के स्थलीय क्षेत्रों में इन हवाओं के द्वारा इन बादलों को, जो बादलों का निर्माण हुआ है अरब सागर के पानी और बंगाल की खाड़ी के पानी से, उन बादलों को क्या करेंगी, भारत में प्रवेश कराएंगे। तो भारत में जो पानी आता है, जो बारिश होता है, वो पानी कहां से बनता है, वो बनता है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के पानी से। लेकिन उन मानसून को, उन बादलों को भारत में अंदर तक लेके कौन आता है, तो वो लेके आता है दक्षिणी गोलार्ध से जो ठंडी हवाएं आती हैं, जो दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर हवाओं की कमी को पूरा करने के लिए आती हैं। उन हवाओं के द्वारा इन बादलों को स्थलीय क्षेत्रों में, यानी भारत के क्षेत्रों में प्रवेश कराते हैं। अब इतना आप समझ लिए होंगे कि किस तरह से बादल भारत में प्रवेश करते हैं। अब भारत में कैसे कैसे बारिश होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ऐसे अगर भारत है तो सीधा क्या करेंगे, सारी हवाएं उधर जाके अच्छा खासा बारिश कर देंगे। क्यों, क्योंकि अगर सीधा ऊपर हवाएं चली गई तो सीधा पार कर जाएंगे और जाके हिमालय से टकराएंगे। इसलिए बहुत सारे पहाड़ हैं, तो इसलिए भारत में बारिश कहां कहां पे होता है, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, भारत में जो पहाड़ों की स्थिति है थोड़ा सा उसको हम देख लेंगे, और आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से यहां पे समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये भारत का मैप आपको दिख रहा होगा, भारत का मैप आप देख रहे होंगे। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पहाड़ियों की अवस्थिति जाननी है। आपको पता है ये कौन सा पर्वत हो जाएगा, कार्डेमम की पहाड़ियाँ हैं, यानी इलायची की पहाड़ियाँ। ये कौन सा है, ये कार्डेमम हो गया, ये अन्नामलाई,
और यहाँ पे नीलगिरी पर्वत है, ये है पश्चिमी घाट, और ये हो जाएगा कौन सा, पूर्वी घाट। दोनों आके कहाँ मिलेंगे आपको पता है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। सतपुड़ा, विंध्याचल, अरावली, गिर और मैकाल, और ये हो जाएगा आपका अजंता। तो ये पहाड़ियाँ हैं। अब एक बात बताइए, जब यहाँ पे अरब सागर है, ये आपको पता है, और ये बंगाल की खाड़ी, और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गर्मी की वजह से क्या है, बहुत सारे यहाँ पर भाप बनकर बादल बने हुए हैं, और दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली हवाएं इनको भारत में प्रवेश कराएंगे। अब एक बात बताइए, क्या ये हवाएं और इन बादलों को लेकर सीधा ऐसे ले जाके बारिश करा देंगे, सीधा इस तरह से बारिश कराएंगे क्या? तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनको क्या करना है, फेरल के नियम का पालन भी करना है। अपने मन की तो है नहीं। ये जब दक्षिणी गोलार्ध में थी तो अपनी दिशा से बाईं ओर मुड़ रही थी, लेकिन अब ये उत्तरी गोलार्ध में है तो इनको अपनी दिशा से क्या करना पड़ेगा, हल्का हल्का दाहिने मुड़ना पड़ेगा, और ये सीधा न जाके इस तरह से मुड़ के जाएंगे, इस तरह से मुड़ के जाएंगे। तो कौन सी दिशा हो जाएगी इस मानसून की? कहीं कहीं पे प्रश्न पूछता है, तो ये हो जाएगा क्या, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो इस तरह से जा रही हैं क्या, हवाएं। और हवाओं की दिशा का निर्धारण उनके जाने की दिशा नहीं, बल्कि वो आ कहाँ से रही हैं इस पर होता है। तो ये कौन सी हवा हो जाएंगी, दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी दक्षिण पश्चिम हवाओं के द्वारा ये मानसून आती हैं। अब एक बात बताइए, जैसे ही ये हवाएं इस तरह से दाहिने मुड़ेंगी तो सबसे पहले कौन सा राज्य आ जाएगा, किस राज्य से टकराएंगे? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे ही हवाएं क्या करेंगी, मुड़ेंगी, तो ये मालाबार तट, केरल के मालाबार तट से जबरदस्त टकरा जाएंगे, और यहाँ से टकरा के ये क्या करेंगी, दो भागों में बट जाएंगे, क्योंकि एक क्षेत्र ये है, दूसरा क्षेत्र ये है। तो इस तट से टकराई, और एक क्षेत्र ये बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र हो गया, और दूसरा एक अरब सागरीय क्षेत्र हो गया, जो अरब सागर के पानी से बनकर और इधर पूर्वी पश्चिमी तट से टकराई हैं, और अब भारत में बारिश कराएंगे। तो यहाँ पे आपको पता है दो भागों में बढ़ गया, एक पश्चिमी और दूसरा, एक पश्चिमी हो गया, दूसरा बंगाल की खाड़ी, यानी एक अरब सागरी, दूसरा बंगाल की खाड़ी। तो हमें दोनों पढ़ना है, तो पहले हम अरब सागरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद बंगाल की खाड़ी भी पढ़ लेंगे। तो अरब सागरी जो मानसून है वो कहाँ कहाँ पे भारत में बारिश कराएंगी, यहाँ पे कहाँ पे कराएंगी बारिश, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं पहले, फिर बंगाल की खाड़ी को देख लेंगे। तो आइए देखते हैं। अरब सागर से जो मानसून आता है वो टकराता है इधर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई के और कार्डेमम की पहाड़ियों से टकराएगी, और केरल में ज़बरदस्त बारिश करेगी। केरल में ज़बरदस्त बारिश होगा। तो क्या तमिलनाडु में भी बारिश होगा? इस मानसून की वजह से केरल में ज़बरदस्त बारिश होगा, तो क्या तमिलनाडु में बारिश होगा? तमिलनाडु में बारिश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आ जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र में। वृष्टि छाया क्षेत्र हमने बताया था आपको कि एक तरफ बारिश होगा, दूसरी तरफ सूखा पड़ा रहेगा। तो इधर केरल के तट पर बारिश झमाझम होगी, लेकिन तमिलनाडु में नहीं होगी। तो केरल में बारिश झमाझम होने की वजह से वहाँ क्या होता है, लीचिंग प्रोसेस होता है, यानी निच्छालन की प्रक्रिया। जैसे पत्थर हैं बहुत सारे, उसमें मिट्टी है, तो जब इस पर रोज़ बारिश झमाझम होगी तो क्या होगा, मिट्टी नीचे धंसती चली जाएगी और ऊपर बचेगा क्या, सिर्फ पत्थर। तो दिखने में क्या लगेगा, ये पूरा पत्थर बंजर दिखेगा, लेकिन क्या ये वास्तव में बंजर है? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके नीचे अच्छी खासी मिट्टी है, वो बारिश की वजह से नीचे धंस गई है। इसलिए अगर इसमें हम कुछ बोएंगे, इसमें कुछ डालेंगे, तो ये नीचे से पकड़ लेगा, और जो भी उसको खनिज, प्रोटीन वगैरह जो भी देना है वो नीचे से मिट्टी के द्वारा मिलेगा। ऊपर भले दिखेगा पत्थर, लेकिन नीचे से वो अच्छी मिट्टी होती है। और इसके लीचिंग प्रोसेस से जो बनने वाली मिट्टी है उसको क्या कहते हैं, लेटेराइट मिट्टी। इसलिए यहाँ पे केरल में मसालों की खेती बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पे मसाले हैं, काजू है, नारियल है, ये सब चीज़ों की खेती, केला है, इन सब चीज़ों की खेती इन लेटेराइट मिट्टी में बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए केरल इन चीज़ों में सबसे आगे है। तो यहाँ पे बारिश कराए केरल के तट पर, कर्नाटक के तट पे बारिश होगा। तो ये पश्चिमी घाट है, ये मुंबई के तटों पर बारिश होगा, गोवा में ज़बरदस्त बारिश होगा। तो क्या ये पश्चिमी घाट की वजह से इन क्षेत्रों में बारिश हो पाएगा? इन क्षेत्रों में बारिश हो पाएगा? महाराष्ट्र के और बाकी क्षेत्रों पर या कर्नाटक के इन क्षेत्रों में बारिश हो पाएगा ज़बरदस्त?
नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो वृष्टि छाया क्षेत्र में हो जाएंगे और ये टकराकर सिर्फ तटों पर बारिश करेगी, यानी पश्चिमी घाट के इस तरफ जो भी क्षेत्र पड़ेंगे उन पर बारिश ज़बरदस्त तो कराएगी, लेकिन इस तरफ क्या कराएगी? सूखा पड़ा देगी। इसलिए यहाँ पे किसान बहुत परेशान रहते हैं, फसल सूख जाती है, यहाँ पे सूखा बहुत ज़्यादा पड़ा रहता है, यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती। तो मुंबई है, गोवा है, कर्नाटक है और केरल है, इनके तटों पर यानी मालाबार, कोंकण तटों पर और काठियावाड़ की यानी गुजरात के तटों पर यहाँ पे बारिश ज़बरदस्त होगी, लेकिन उसके अंदर यानी ये महाराष्ट्र के अंदर के क्षेत्रों में बारिश नहीं हो पाएगी और सूखा ज़बरदस्त पड़ा रहेगा। अब देखिए इस तरह से यहाँ पे ये मानसून की धाराएं जाएंगी और यहाँ पे आपको पता है कौन सा पर्वत है? ये सतपुड़ा और ये है विंध्याचल पर्वत श्रेणी मैकाल और ये है कौन सी? ये हो जाएगी अरावली और यहाँ पे ये गिर पर्वत है। तो एक धारा तो यहाँ से जाके टकराएगी गिर से, गिर पर्वत से टकराएगी और झमाझम ये सौराष्ट्र के क्षेत्रों में खूब बारिश होगी, बिल्कुल मूसलाधार बारिश होगी, क्योंकि वहाँ से पानी तो अभी यहाँ सागर से उठाया है और यहाँ से टकरा के ज़बरदस्त बारिश करा देगा। और क्या इधर सौराष्ट्र के बाद गिर के इस क्षेत्र में बारिश होगा? सौराष्ट्र में बारिश हो गया तो क्या ये कक्ष के रण में बारिश करा पाएगा? नहीं करा पाएगा। क्यों नहीं करा पाएगा? क्योंकि ये पर्वत गिर पर्वत है और इधर वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाता है, तो यहाँ पे बारिश नहीं हो पाएगा। इसलिए कक्ष का रण क्या है? कक्ष का रण एक मरुस्थल है। क्या है? ये मरुस्थल है ज़बरदस्त, आपको पता है। यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती, किसकी वजह से? इस पर्वत की वजह से, गिर पर्वत की वजह से। एक तो आपने समझ लिया। दूसरा, एक धारा यहाँ पे समझेंगे मानसून की, वो जाके टकराएगा सीधा कहाँ? वो सीधा टकरा जाएगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। विंध्याचल से टकराएगा, फिर वापस आएगा, इस तरफ भागने की कोशिश करेगा टकरा के, लेकिन इस तरफ कौन खड़ा है? इस तरफ है सतपुड़ा। सतपुड़ा से फिर टकराया, फिर विंध्याचल पर्वत से टकराएगा, इस तरह से टकराएगा और ज़बरदस्त बारिश होगी, झमाझम बारिश होगी। ये यहाँ से निकल नहीं पाएगा और अगर भागने की कोशिश करेगा वो सीधे, तो सीधे कौन सा है? इधर मैकाल पर्वत खड़ा हुआ है, उससे टकरा जाएगी और इन्हीं क्षेत्र में ये रहकर ज़बरदस्त बारिश कराती है। इसलिए मध्य प्रदेश के बीच वाले जिलों में खूब बारिश होती है, जबकि ऊपर वाले जिलों में उतनी बारिश नहीं हो पाती। और यहाँ पे ज़बरदस्त मध्य प्रदेश की क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के बीच वाले क्षेत्रों में ज़बरदस्त बारिश होगी। और इस मैकाल पर्वत यहाँ पे है, तो इस तरफ अगर मानसून भागने की कोशिश भी करता है तो मैकाल पर्वत से टकरा जाएगा और मैकाल पर्वत से टकराने के बाद इस तरफ तो वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाएगा, इस तरफ तो बारिश होगी लेकिन इस तरफ वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाएगा। इसलिए छत्तीसगढ़ वगैरह में बारिश नहीं होता, मतलब होता है, बहुत कम होता है, सूखा पड़ रहता है। तो ये आपने दो धाराएं समझ ली, एक गिर पर्वत श्रेणी से टकराया, एक विंध्याचल पर्वत श्रेणी से टकराया और मैकाल से टकराकर झमाझम बारिश कर दिया। और एक बात बताइए, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच कोई नदी बहती है, कौन सी नदी है वो? जो अमरकंटक से निकलती है, कौन सी नदी है? वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की एक खास बात है, क्योंकि दोनों तरफ पहाड़ है और बीच में एक घाटी है, पहाड़ों के बीच में क्या होता है? घाटी होता है, और इसी घाटी में ये नदी बहती है, इसे भ्रंश नदी कहते हैं। अब जब दोनों तरफ पहाड़ है तो क्या होगा? जब बारिश होगा तो गंगा, यमुना या मैदानी क्षेत्रों में जो नदियां बहती हैं वो क्या करती हैं? अपने पानी को तो फैला देती हैं, जो शहरी क्षेत्र हैं, जो आसपास के क्षेत्र हैं, उधर फैल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? नर्मदा में खुद इतना पानी रहता है, ऊपर से बारिश का पानी, तो और दोनों तरफ से पर्वत, इसलिए क्या करते हैं? इनके जल जो है वो ऊपर आता रहता है और भयानक रूप धारण करता है, बिल्कुल भयानक दिखेगा अगर आप बारिश के समय में देखेंगे नर्मदा नदी को। और भयानक दिखने की वजह से इसे क्या कहते हैं? दबंग नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? दबंग नदी। दबंग नदी किसको कहते हैं? नर्मदा नदी को। ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है, दबंग नदी किसे कहते हैं? तो नर्मदा नदी। और यहाँ पे क्या होता था, जब ऋषि वगैरह नहाते थे तो वो बह के चले जाते थे, इसलिए ऋषियों ने क्या कहा इन्हें? इसे चंचल नदी। चंचल नदी किसे कहते हैं? वो कहते हैं नर्मदा नदी को। तो ये चीज़ें आप समझ पाए, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में बारिश हो गया, सौराष्ट्र के क्षेत्रों में बारिश हो गया, कक्ष के रण में सूखा क्यों पड़ गया, ये चीज़ समझ लिए। अब एक धारा तो यहाँ पे बचा हुआ ना, वो सीधा जाएगा कहाँ पे? वो सीधा जाएगा, इधर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत से टकराने के लिए जाएगा, लेकिन अरावली क्या है ना, वो टकराने नहीं देगा। क्यों नहीं टकराने देगा? क्योंकि वो इस मानसून के धारा के समानांतर है, यानी जिस धारा में मानसून बह रहा है, जिस दिशा में, उसी दिशा में ये पर्वत खड़ा हुआ है और ये टकरा के नहीं, इसके साइड से निकल जाएगा। साइड से क्या होगा? निकल जाएगा। इसलिए राजस्थान में बारिश नहीं करा पाता और ये साइड से
निकल जाएगा और साइड से निकलते निकलते कहाँ पहुँच जाएगा, दिल्ली में। दिल्ली में कौन सा एक पहाड़ है, रायसीना की पहाड़ी। और रायसीना की पहाड़ी से, क्योंकि ये थोड़ी ऊंचाई पे होते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत हल्का फुल्का टकरा के, थोड़ा बहुत बारिश करा के सीधा ये चले जाएंगे कहाँ, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में पहाड़ों की कोई कमी है नहीं, बहुत सारे पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और ये पूरा जल से भरे हुए हैं, और ये सीधा जाके टकरा जाएंगे कहाँ पे, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में टकरा कर जबरदस्त बारिश करते हैं, और वहाँ पे हमेशा भूस्खलन होता रहता है। और आप देखेंगे वहाँ पर हमेशा बादल फट जाते हैं। क्यों फट जाते हैं? क्योंकि फुल स्पीड से वो जा रहे हैं, ये हवाएं लेके जा रही हैं उस बादल को, और सीधे स्पीड से जा रही हैं, और सामने आ गया पहाड़, टकरा के झमाझम बादल वहाँ पे फट जाता है और बारिश झमाझम होती है। तो यहाँ पे बारिश करा के फिर वापस लौटेंगे भी, टकरा के वापस आ जाएंगे। तो वापस ये आते हैं, बारिश करा देते हैं, पानी बहुत कम बचता है, और ये दिल्ली तक आ जाती हैं, दिल्ली में थोड़ा बहुत बारिश कराती हैं। तो अरब सागरी क्षेत्र से ये बारिश इतना ज़्यादा कराती हैं। अब हम बात करेंगे कौन सी श्रेणी, वो बात करेंगे जो बंगाल, यहाँ से टकरा के एक और बंगाल के क्षेत्रों में चली गई थी, बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों में, वो किस तरह से बारिश कराएंगे। बंगाल की श्रेणी को देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी इस तरह से जाएंगी, वो अपने दाहिनी ओर मुड़ती हुई सीधा ही चली जाएंगी कहाँ, सीधा चली जाएंगी गारो खासी जयंतिया। 3 पहाड़ियाँ इधर इधर टकराएंगी गारो खासी जयंतिया से, और यहाँ पे टकरा के बारिश करेंगे। एक चीज़ हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे, देखिए गारो खासी और जयंतिया 3 पहाड़ियाँ हैं। 3 पहाड़ियाँ कैसी हैं, गारो खासी और जयंतिया, कुछ इस तरह से, यानी तीनों इस तरफ जगह नहीं बचता, इस तरफ से जैसे मानसून प्रवेश करेगा, इस तरह से मानसून प्रवेश करेगा, इस पहाड़ी से टकराएगा, इस पहाड़ी से टकराएगा, इस पहाड़ी से, और इसी तरह टकरा टकरा के खूब बारिश करते हैं। जो बादल इसमें, जो मानसून घुस जाता है वो निकल नहीं पाता, पीना पूरा बरसे, यहाँ पे पूरा बारिश कराएंगे। और सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे कराती हैं, यहीं पे मानिसराम में, चेरापूंजी में, और यही स्थान है विश्व का जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होता है। आपको समझ में आया क्यों बारिश होता है, क्योंकि ये इन पहाड़ों के बीच, इन पहाड़ियों के बीच जाके टकरा जाती हैं और यहाँ पे निकल नहीं पाती। क्यों? क्योंकि ये कुप्पीदार है, और ये सीधा यहाँ से टकराएंगे, इसमें टकराएंगे, इसमें टकराएंगे, और टकरा टकरा के बारिश खूब करा देंगे। अब देखिए यहाँ से सारी मानसून, सारे बादल तो यहाँ पे टकराएंगे नहीं, कुछ ऊंचे होते हैं, थोड़े बहुत उसमें जाते हैं, और जो ऊंचे होते हैं वो जाते हैं अरुणाचल प्रदेश और असम में, डाफला पर्वत श्रेणी से टकराकर असम और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश कराएंगे, और इन क्षेत्रों में बारिश कराएंगे। अब देखिए इन बीच वाले क्षेत्रों में किस तरह से बारिश होता है। थोड़ा सा मैं एक बार फिर से इसको मैप बना दूंगा, क्योंकि काफ़ी इसमें एक तरह से, तो मैंने दोस्तों आपको बताया कि यहाँ से एक शाखा निकली और कहाँ गई, वो गारो खासी और जयंतिया तीनों पहाड़ियों के बीच फंस गई, वहाँ पे ज़बरदस्त बारिश की। कुछ ऊंचे क्षेत्र में रहते हैं, मतलब कुछ मानसून ऊंचे रहते हैं जो इस पहाड़ियों से नहीं टकराते, सीधा निकल जाते हैं डाफला की पहाड़ियों से, और शिवालिक श्रेणियों से टकरा के वहाँ पे असम वाले क्षेत्र में पूरा बारिश कराते हैं, असम और अरुणाचल प्रदेश। और एक धारा क्या करती है, वो सीधा चली जाएगी जयंतिया पहाड़ी से टकराएगी, किससे, जयंतिया पहाड़ी से टकराएगी, और वो चली जाएगी कहाँ पे, यहाँ से टकरा के सीधा इस तरफ म्यांमार की तरफ मुड़ जाएगी। तो इधर हमें देखना नहीं है। और एक शाखा क्या है, वो गारो पहाड़ी से टकराकर, गारो पहाड़ी से टकराकर वो क्या करेंगी, इस तरफ मुड़ जाएंगी, उत्तर प्रदेश और बिहार के साइड में मुड़ जाएंगी। यानी बंगाल की खाड़ी की वह शाखा जो गारो पहाड़ी से टकराकर अपने बाईं ओर मुड़ जाती है, वो क्या करेगी, वो सीधा आ जाएगी दोस्तों बिहार के क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बारिश कराती हुई, क्योंकि सोमेश्वर की पहाड़ियां यहाँ पे टकरा टकरा के बारिश कराती हैं बिहार में और उत्तर प्रदेश में बारिश कराते हुए, बिहार और उत्तर प्रदेश में बारिश कराते हुए कहाँ मिलती हैं, दिल्ली में आ जाती है, दिल्ली में। और दिल्ली में क्या है, दिल्ली में ये जो मानसून की धारा थी, ये जो शाखा थी मानसून की, अरब सागरी शाखा, वो क्या कर रही है, इधर से टकरा कर यहाँ पे इंतजार कर रही है, किसकी, इस धारा की। और ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो बिहार और उत्तर प्रदेश में सोमेश्वर की पहाड़ियों से टकराते टकराते बारिश कराती है और आ जाती है कहाँ पे, आ जाती है दिल्ली में, इस शाखा से मिल जाती है। यानी इन दोनों का जो बिछो हुआ था, जो यहाँ पे अलगाव हुआ था, वो मालाबार के तट से अलगाव हुआ और ये दोनों आके दिल्ली में मिल जाते हैं। मालाबार से बिछड़ के फिर कहाँ पे मिल गए, दिल्ली में।
और दिल्ली में ये क्या करेंगी, इधर कोई रोकने वाला है इनको, कोई पहाड़े वहाड़े है ही नहीं, और ये सीधा चली जाएंगी कहाँ पे, धौलाधर की पहाड़ी से टकराएंगी जबरदस्त, और धौलाधर की पहाड़ी से टकराकर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में यहाँ पे जबरदस्त बारिश कराएंगे। हालांकि पानी कम हो जाता है क्योंकि ये तो पूरा बरसा के उत्तराखंड में आके दिल्ली में रुकी थी, और ये भी पूरा बारिश कराते हुए आ रही है, तो पानी कम बचा है, यानी थोड़ा सा पानी ये लेती है, थोड़ा सा पानी इसके पास है, ये दोनों मिला के आके बारिश करा देते हैं कहाँ पे, धर्मशाला में। हिमाचल प्रदेश में बारिश कराएंगे और इधर से टकराकर पंजाब के क्षेत्रों में भी बारिश हो जाती है काम भर का। अब धौलाधर पहाड़ी से टकरा गई, तो पहाड़ी से टकराने के बाद उधर वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाएगा, और इधर बहुत सारी पहाड़ियां हैं, धौलाधर है, पीर पंजाल है, तमाम पहाड़ियां हैं। तो जब एक से टकराने के बाद रुक जाएंगे तो उसके बाद 3-4 पहाड़ियां और हैं, तो लद्दाख वाले क्षेत्र में नहीं पहुंच पाएंगे ये मानसून, और यहाँ पे क्या होगा, बारिश नहीं होगा। और ये क्या है, एक मरुस्थल है, लद्दाख के क्षेत्र जो है वो एक मरुस्थल है। तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों, एक अरब सागरी शाखा, दूसरा बंगाल की खाड़ी शाखा, किस तरह से इन क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश में भी बारिश किया और उधर से मुड़ के थोड़ा पंजाब में भी बारिश किया। अब ये क्या करेंगे, अब इनको मैंने आपको बता दिया कि ये सब इन क्षेत्रों में बारिश कर दी। अब कुछ क्षेत्र बचे हैं जहां पे बारिश होती है, किस वजह से, लौटते हुए मानसून की वजह से या फिर पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश होती है। उसके बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। ये बारिश का लगभग 80 से 82% बारिश हुआ इन शाखाओं से। अब जो बचे हुए हैं वो होंगे किस शाखा से, वो होंगे लौटते हुए मानसून से और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। इसको मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, आपको अच्छा लगा होगा, आपने भारत में होने वाले बारिश के बारे में पढ़ लिया होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा, जो लौटते हुए मानसून कहाँ कहाँ पे बारिश कराते हैं, अभी पूरा क्षेत्र ये बचा हुआ है ना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में बारिश कैसे होगी, ये कब होगी, जब लौटते हुए मानसून को हम देखेंगे कहाँ से टकरा कर किस तरह से बारिश कराएगी, उसको देखेंगे। कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बारिश होगा, उसको देखेंगे। तो इसको देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, नीचे रेड कलर की बटन होगी, उस पर जाके क्लिक करिए और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा नेक्स्ट वीडियो, उसका नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दोस्तों।